यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार बनने वाला है अब रिटर्न अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में भी। दोस्तों सर, ये जो आपने लेक्चर शुरू होने से पहले जो फोटोज देखे होंगे, आई वांट योर पिक नेक्स्ट इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। सरकार आइए मस्त वाला सर रिवीजन कर देते हैं, इस चैप्टर को भी हम कवर करते हैं। आइए, सबसे पहली बात, एवरी मंथ जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ता है। जीएसटीआर 1 इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी ऑन मंथली बेसिस। पर सर ध्यान दीजिएगा, ये 6 कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल रिटर्न्स अलग से दे रखे हैं। कौन कौन? कंपोजिशन टैक्स पेयर, एनआरटीपी, सर टीडीएस वाले लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस सप्लायर एंड ओआईडी सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं। इनके लिए अलग से स्पेशल रिटर्न दे रखे। इनको ना जीएसटीआर 1 फाइल करना, ना जीएसटीआर 3 भी फाइल करना। इसके अलावा जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उन सबको सर जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ता है, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, एंड सर मंथली बेस पे रिटर्न सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 3 भी। सर जीएसटीआर 1 सबमिट करने का ड्यू डेट है इनका 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड जीएसटीआर 3 भी सबमिट करने का ड्यू डेट है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मंथली बेस पे फाइल करना पड़ेगा। अब सर, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, किनको मिलेगा? जिनका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 CR और उन्होंने अगर क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो ऐसे केस में वो मंथली बेस की जगह पे क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 1 और क्वार्टरली जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे। अब क्वार्टरली अगर जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या है? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड फॉर जीएसटीआर 3 भी कुछ स्टेट में 22nd इज द ड्यू डेट, कुछ स्टेट में 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट। वो स्टेट कौन कौन से वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सर यहाँ पे क्वार्टरली 3 भी फाइल करना होता है आपको। ओके बच्चों, पर ये जो स्पेशल लोग हैं इनके लिए अलग से रिटर्न दे रखे हैं। अलग से रिटर्न कौन से है वो पढ़ते हैं हम। सर सबसे पहली बात, अगर कंपोजिशन स्कीम आपने ले रखी है तो ऐसे केस में आपको साल में केवल एक रिटर्न फाइल करना है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4, वो भी फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 जून या उससे पहले पहले। पर एवरी क्वार्टर यू नीड टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज योर लायबिलिटी, एंड सर वो अमाउंट ऑफ टैक्स आपको जो पे करना होगा थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी CMP 08 के थ्रू फाइल करना पड़ेगा। सर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ये 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब क्वार्टर खत्म होने के बाद 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको फाइल करना पड़ेगा और ये टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। पर रिटर्न साल में एक बार ही फाइल करना होता है जीएसटीआर 4, वो भी फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 जून या उससे पहले पहले। आइए, एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ता है, मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है। एंड सर कब तक? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7th डे आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन या वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, इनको अपने रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं। एंड सर ध्यान देखिएगा, जीएसटीआर 5A ओआईडी सर्विस सप्लायर या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, उनको फॉर्म नंबर जीएसटीआर 5A के थ्रू रिटर्न सबमिट करना पड़ता है बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सर मंथली बेस पे इनको जीएसटीआर 6 के फॉर्म में रिटर्न सबमिट करना पड़ता है बाय 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फिर जीएसटीआर 7 सर टीडीएस वाले जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जिनको टीडीएस की लायबिलिटी आती है, उन्होंने जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसका 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक जीएसटीआर 7 सबमिट करके टीडीएस का पेमेंट भी करना पड़ता है और टीडीएस का स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। पर हाँ, अगर इन्होंने कोई टीडीएस नहीं कट किया है तो भी नील रिटर्न तो इनको सबमिट करना ही पड़ता है। ओके, पर सर टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सर Amazon.in, इनको इन्होंने जो टीसीएस कट किया है वो इनको जीएसटीआर 8 के फॉर्म के थ्रू मंथली बेस पे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक सबमिट करना पड़ता है। अब ध्यान रखना, इनको नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। अगर इनके उस महीने में कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है, कोई टीडीएस इन्होंने कट नहीं किया तो टीसीएस सॉरी अगर इन्होंने पूरे महीने में कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया तो कोई टीसीएस का रिटर्न सबमिट करने की जरूरत नहीं है। पर टीडीएस के केस में जीएसटीआर 7 नील सबमिट करना पड़ता है दोस्तों। ओके, पर सर यहाँ पे इनको एग्जम्पशन दे रखा है टू दी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द टीसीएस रिटर्न। अगर कोई टीसीएस नहीं तो टीसीएस रिटर्न सबमिट करने की जरूरत नहीं है। मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है नॉर्मली इनको जीएसटीआर 8 के फॉर्म में बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और इनको जो भी टीसीएस का अमाउंट कलेक्ट किया वो डिपॉजिट भी करना पड़ता है। आइए, एनुअल रिटर्न एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कुछ लोग जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो समरी में दे रखा है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सेप्ट कुछ लोग, बाकी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द एनुअल रिटर्न आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर या उससे पहले पहले फाइल करना पड़ता है। प्लस ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इनको भी एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9B एनुअल स्टेटमेंट है बाय 31 दिसंबर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पर ध्यान रखिएगा बेटा, पहले बीच में फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9A हुआ करता था, ये कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए हुआ करता था बेटा। पर सिंस कंपोजिशन स्कीम के लिए जो नॉर्मल रिटर्न था वही अब एनुअली कर दिया है तो जीएसटीआर 9A
हट गया है कंपोजिशन स्कीम वालों को कोई एनुअल रिटर्न अलग से कोई फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, रजिस्टर 9C क्या है बेटा? सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये उनको सबमिट करना है जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन ₹5 करोड़, तो उनको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद द एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर या उससे पहले पहले। और हाँ, ध्यान रखना बच्चों, सर इसके अंदर रिकंसिल क्या करते हैं लोग? जो इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो टर्नओवर दिख रहा है और इनका जो जीएसटी का जो एनुअल टर्नओवर है, सर उन दोनों में अगर डिफरेंसेस है तो उसको मैच करते हुए रिकंसिल करना पड़ता है सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू। ओके बच्चों, सर जीएसटी 10 फाइनल रिटर्न, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज लेटर, जो लेट होगा वहां से 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। प्लस सर जो यूआईएन होल्डर्स होते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होल्डर्स, सर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर, इनको जो फॉरेन एम्बेसी वगैरह होती है, इन्होंने जितना भी इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे किया है उन सबका स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है यूजिंग फॉर्म नंबर जीएसटी 11, और इनको इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलता है बच्चों। ओके चलिए, कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो ड्यू डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है। ओके मालिक, सर अब आइए कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट हम पढ़ते हैं। सबसे पहला बार, कौन सा बार? ओ भाई, ओ बेवड़ो वाला बार नहीं, बेवड़ो पे तो जीएसटी है ही नहीं सर। आइए, बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सर यहां बोल दिया क्या? देखिए जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अगर आपकी बार कर दे तो आपके कस्टमर के जीएसटी 2B में क्रेडिट नहीं पहुंचेगी, और कस्टमर के 2B में क्रेडिट नहीं पहुंचेगी तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, कस्टमर आपको परेशान कर देंगे सर। इसीलिए सर आपके लिए जीएसटी 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को बार कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा अगर ये फॉलोइंग 5 में से कोई भी केस अगर है तो। सबसे पहला, अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ का जीएसटी 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ का जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है उन्होंने प्रीसीडिंग क्वार्टर का 3B फाइल नहीं किया तो करंट क्वार्टर का ना तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर पाएंगे ना ये जीएसटी 1 फाइल कर पाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 5 पहले देख लेते हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी, रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल जब तक फर्निश नहीं करते तब तक आपका जीएसटी 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। प्लस आइए सर, अगर रूल नंबर 88C, ये रूल नंबर 88C में आपको पढ़ाता हूं, उसके बाद ये पॉइंट समझ में आएगा। सर रूल नंबर 88C कहता है कि आपने जो जीएसटी 1 फाइल किया और जो आपने जीएसटी 3B फाइल किया, सर उन दोनों में टर्नओवर डिफरेंस है बेटा। जीएसटी 1 में आपने टर्नओवर बहुत ज्यादा दिखा रखा है जिसकी वजह से रेसिपिएंट के जीएसटी 2B में क्रेडिट बहुत ज्यादा जा रही है, और 3B फाइल करते वक्त आपने टर्नओवर बहुत कम दिखाया है। इतने होशियार आप अकेले हो क्या? तो यहां बोल दिया क्या, अगर किसी एसएससी ने जीएसटी 1 में टर्नओवर ज्यादा दिखाया और 3B में कम दिखाया और सर्च डिफरेंस इज मोर देन द प्रिस्क्राइब लिमिट जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, तो ऐसे केस में इमीडिएटली अ नोटिस विल बी इशू टू दी एसएससी जिसने ये इस तरह का कांड किया है। तो ऐसे केस में इमीडिएटली सिस्टम बेस्ड नोटिस उसको मिल जाएगा और उसमें लिखा जाएगा कि अगले 7 दिन में या तो आप इस नोटिस का रिप्लाई दीजिए हमें कि ये डिफरेंस आखिर क्यों आ रहा है, या फिर अगले 7 दिन में आप मिस्टेक को रेक्टिफाई करके जो टर्नओवर आपने कम दिखाया है उसका डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करिए अलोंग विद द इंटरेस्ट। और 7 दिन में ना आपने रिप्लाई दिया ना आपने डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया तो हम डायरेक्ट आपके यहाँ रिकवरी करने पहुंच जाएंगे अंडर सेक्शन में 79, क्योंकि जीएसटी 1 में आपने टर्नओवर दिखाया मतलब आपने सेल करी थी, 3B में कम दिखाया मतलब टैक्स पे नहीं किया आपने। तो सर आप खुद बोलते हो हमारी सेल है पर टैक्स हमने पे नहीं किया, तो डायरेक्ट रिकवरी करने पहुंचेंगे। यहाँ पे कोई 73, 74 ए का शो को नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा। क्लियर? और अगर आपने ये 7 दिन के अंदर न तो रिप्लाई दिया ना ये डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया तो आपका जीएसटी 1 भी बार कर दिया जाएगा। अब ना जीएसटी 1 फाइल कर पाएंगे ना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर पाएंगे। सिमिलर लाइंस पे रूल नंबर 88D दे रखा है। ये रूल नंबर 88D बोलता है क्या, आपके जो जीएसटी 2B के अंदर क्रेडिट आ रही है ऑटो पॉपुलेट हो गए और आपने जो जीएसटी 3B के अंदर क्रेडिट लिए उनमें दोनों में डिफरेंस है बाय मोर देन द लिमिट जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करेगा। तो ऐसे केस में आपके 3B के अंदर आपने क्रेडिट ज्यादा ले रखी है, 2B के अंदर क्रेडिट कम आ रही है, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा, आपको एक नोटिस इश्यू करेगा कि सर अगले 7 दिन में हमें रिप्लाई दीजिए कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, या फिर ये 7 दिन में जो आपने एक्सेस क्रेडिट ली है उसको आप रिवर्स करिए। अगर ये 7 दिन में आपने ना तो रिप्लाई दिया न ये पे किया तो आपके अगेंस्ट शो कोज नोटिस इश्यू हो जाएगा अंडर सेक्शन 73, 74 और 74A। अच्छा, आपने रिप्लाई दिया और रिप्लाई जस्टिफाइबल लगता है तो मैं प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देंगे, अगर रिप्लाई दिया रिप्लाई जस्टिफाइबल नहीं लगता है तो भी शो कोज नोटिस सर्व हो जाएगा। क्लियर? डन। पर 7 दिन में ना आपने रिप्लाई दिया ना आपने डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स जो एक्सेस आपने आईटीसी लिया वो नहीं पे किया गवर्नमेंट को, तो ऐसे केस में सर आपका जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को ब्लॉक कर देंगे, आप वो फर्निश नहीं कर पाएंगे। क्लियर? डन। आओ बच्चों, आई थिंक मजा आ रहा है सर। सरकार फॉर्म नंबर जीएसटी 1A, सर अगर आपने जीएसटी 1 फाइल कर दिया पर अभी उसका 3B फाइल करना बाकी है,
सपोज जनवरी महीने का जीएसटी 1 फाइल कर दिया, पर अभी जनवरी महीने का 3B फाइल करना बाकी है, उससे पहले आपको कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई या कोई ओमिशन आइडेंटिफाई हो गया, तो सर जो जीएसटी 1 में आपसे गलती हो गई उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप चाहे तो जीएसटी 1A सबमिट करके अमेंडमेंट कर सकते हो, या कुछ इंफॉर्मेशन जो फर्निश नहीं करी थी उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को फर्निश कर सकते हो यूजिंग फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1A। ओके बच्चों, पर अगर आपने उस कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ का जीएसटी 3B फाइल कर दिया तो उसके बाद आप उस कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ का कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ का आप अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया तो अब जीएसटीआर 1A फाइल नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे केस में जो सब्सिक्वेंट पीरियड का जीएसटीआर 1 आप फाइल करेंगे उसमें जब मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई हुई है उस महीने में प्रायर पीरियड का अमेंडमेंट आप कर सकते हो, पर आप उस जीएसटीआर 1 को अमेंड नहीं कर सकते यूजिंग जीएसटीआर 1A अगर उस महीने का 3B फाइल कर दिया तो। ओके डन, एक सेकेंड ना, ओके आ गई पेंसिल वापस हमारे पास। सरकार आइए, व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1 और 1A। सर जीएसटीआर 1 और 1A में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है? सर सबसे पहले B2B सप्लाई अगर है तो भले इंट्रास्टेट हो हर इनवॉइस आपको पंच करना पड़ता है, पर B2C सप्लाई अगर है तो सर आपको स्टेट वाइज रेट वाइज कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है सर इन केस ऑफ B2C सप्लाईज। एंड सर अगर B2C के अंदर कोई ट्रांजैक्शन मोर देन 1 लाख का है इंटरस्टेट सप्लाई का, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपको अलग से इनवॉइस पंच करना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पे लिमिट जो है 1 लाख की है, पर सर हमने जब रिवाइज टैक्स इनवॉइस पढ़ा था वहां कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस के केस में अभी भी लिमिट 2.5 लाख की है। मैंने यहाँ पे लिंक करने के लिए लिख रखा है बेटा आपके लिए। ओके, जितने भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने इशू किए वो सभी आपको पंच करना पड़ता है यूजिंग जीएसटीआर 1। ओके सर, अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने जीएसटीआर 1 में पंच करी है वो सारी इन्फॉर्मेशन रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B में और सर जीएसटीआर 5 सॉरी आपने अगर जीएसटीआर 1 फाइल किया या 1A फाइल किया या सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करी, जीएसटीआर 5 एनआरटीपी ने फाइल किया, आईएसडी ने जीएसटीआर 6 फाइल किया, तो रेसिपिएंट के यहाँ कहाँ कम्युनिकेट होगा? तो सर रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B, सर रेसिपिएंट अगर कंपोजिशन स्कीम वाला तो जीएसटीआर 4A और रेसिपिएंट अगर कंपोजिशन अगर आईएसडी है तो उसके जीएसटीआर 6A में ये इन्फॉर्मेशन फर्निश होगी और ऑटो पब्लिक होगी, वहां पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रेसिपिएंट को। सर फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2B क्या होता है? इट्स एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जहां पे भी आपके सप्लायर्स ने, सपोज मैं रेसिपिएंट हूं आप सप्लायर हो, आपने अपना जीएसटीआर 1 सबमिट किया होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन आपने फर्निश करी वो ऑटो पब्लिक होकर मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर आ जाएगी। अब 2B की जो होता है बेटा सर इसमें एक डेट लॉक करी हुई है जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटीआर 1 होता है। सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी उसके इनवॉइसेस फर्निश किए या आप आईएसडी तो आईएसडी का ड्यू डेट क्या है 13th, सर जीएसटीआर 6 आप अगर एनआरटीपी तो जीएसटीआर 5 आपका जो रेस्पेक्टिव रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है वो ड्यू डेट के लास्ट डे ड्यू डेट जो होगी वो जब खत्म होगा उस दिन तक आपके जीएसटीआर 2B में जो क्रेडिट आ गई वो सब जीएसटीआर 2B के अंदर लॉक हो जाएगी। उसके बाद जो क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब अगर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया, 5 लेट फाइल किया, 6 लेट फाइल किया, तो अगले महीने के जीएसटीआर 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी। ये इसका मीनिंग ये है बेटा। मतलब सपोज सप्लायर्स ऐसे है जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखी है, नॉर्मल स्कीम है, तो उनके लिए 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट। तो सर मेरे यहां पर 11th की रात तक अगर उनके जीएसटीआर 1 उन्होंने फाइल कर दिया होगा रात को 12 बजे तक, तो मेरे 2B के अंदर क्रेडिट उसी महीने में आ जाएगी। पर अगर उन्होंने 12 तारीख के उसके बाद फाइल किया तो सर 12 तारीख से लेके अगले महीने की जो ड्यू डेट आएगी उस दिन तक जितने भी लोगों ने जीएसटीआर 1 फाइल किए होंगे उन सब का क्रेडिट मेरे अगले महीने की 2B में आएगा। क्लियर? सेम वे अगर मैं एनआरटीपी हो जीएसटीआर 5 फाइल करता हूं या आईएसडी हो जीएसटीआर 6 फाइल करता हूं या क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है या जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करता हूं बच्चों, तो ऐसे केस में 13th इज द ड्यू डेट। तो 14 से लेकर अगले महीने की 13 तारीख तक जिन भी लोगों ने जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी या जीएसटीआर 5 या 6 फाइल किया होगा उसका क्रेडिट अगले महीने में आएगा। पर करंट मंथ की ड्यू डेट तक उन्होंने अगर जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 1 या अपना जीएसटीआर 5 या 6 फाइल कर दिया तो ऐसे केस में उसी महीने के जीएसटीआर 2B के अंदर क्रेडिट रिफ्लेक्ट होती है। कुल मिला के ये सिंपली गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम जीएसटीआर 2B के अंदर वो सारी क्रेडिट को लॉक कर देंगे जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 5 या जीएसटीआर 6 तक आपकी क्रेडिट आ गई थी तो उसी महीने में क्रेडिट मिलेगा। बाद में आएगी तो सब्सिक्वेंट पीरियड में जब वो रिफ्लेक्ट करेगी उस महीने में आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगी और आप क्रेडिट ले पाएंगे। क्लियर? डन। सरकार अगर जीएसटीआर 1A फाइल करके आपने जीएसटीआर 1 को अमेंड किया तो अगेन सर अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 के बाद आपने जीएसटीआर 1A फाइल किया है तो सर सब्सिक्वेंट पीरियड के जीएसटीआर 2B में रेसिपिएंट के क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगी। ओके बच्चों, डन। एंड सर अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है उसके इंपोर्ट पर आपने अगर आईजीएसटी पे किया है तो सर
या फिर आपने एसीजेड से डीटी में गुड्स मंगाया है तो वो सब भी क्रेडिट आपके जीएसटी 2बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी जब आपने इंपोर्ट किया होगा तब से। ओके कोई खास बात नहीं है। एंड सर जीएसटी 2बी जो होगा वो एवरी मंथ 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे जनवरी महीने का 14th ऑफ फरवरी तक आपको जीएसटी 2बी अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर 13 तक जो क्रेडिट आ गई वो सब लॉक हो जाएगी बच्चों। क्लियर सर, यहाँ पे मैंने विद एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। ओके लैंग्वेज में उलझने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओके मालिक, चलिए नोट्स। सबसे पहली बात जीएसटी 1 करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी 1 आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपने सर प्रीवियस टैक्स पीरियड का सारे जीएसटी 1 फाइल कर रखे हैं। मतलब अगर मान लो जनवरी महीने का जीएसटी 1 फाइल नहीं किया तो फरवरी महीने का जीएसटी 1 नहीं फाइल कर पाएंगे आप। अब सर जीएसटी 1 फाइल करने के लिए ये बोल दिया क्या है भाई, ये रहा। हाँ, टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल जीएसटी 1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। मतलब जनवरी महीने का जीएसटी 1 फाइल करना तो जनवरी खत्म होने के बाद फाइल करना, पर इसके दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर उनका बिजनेस क्लोज हो गया है तो, और सेकंड आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया तो सर आफ्टर कैंसिलेशन आप भले महीना खत्म होने का इंतजार ना करें और आपका जीएसटी 1 आप फाइल कर सकते हो। सर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट कि जो भी आप जीएसटी 1 में वैल्यूज डिक्लेयर करेंगे वो अप टू 2 डेसिमल वैल्यू तक आपको डिक्लेयर करना है। देखो बच्चों, टैक्स का अमाउंट राउंड ऑफ होता है जब 3B फाइल करते हो ना, तो फाइनली जो टैक्स पेबल होता है अंडर ईच हेड या इंटरेस्ट पेनल्टी वो अमाउंट राउंड ऑफ होता है। वैल्यूज जितनी भी आप इनवॉइस में डिक्लेयर करते हो जब जीएसटी 1 फाइल करोगे अप टू 2 डेसिमल वैल्यू आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी बच्चों। आइए सर, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। सबसे पहली बात जीएसटी 3B क्या होता है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्पेशल रिटर्न की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब कुछ बातें और कि जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है वही पेमेंट ऑफ टैक्स का भी ड्यू डेट होता है एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन नंबर 7। सर पर सर अब क्यूआरएमपी स्कीम आ गई है। क्यूआरएमपी स्कीम क्या कहता है, ध्यान से सुनना, इसको बहुत अच्छे से हम समराइज वे में अभी से सर बहुत ही जल्दी से और कम टाइम में रिवाइज कर लेंगे। क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। यहां बोला है क्या, अगर किसी एसएससी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 CR तो ऐसे केस में करंट फाइनेंशियल में वो क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हैं। और करंट फाइनेंशियल में जब तक उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए क्रॉस नहीं होता तब तक दे कैन रिमेन इन द क्यूआरएमपी स्कीम। और अगर किसी क्वार्टर में उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए क्रॉस हो गया तो अगले क्वार्टर से दे विल बी इन द रेगुलर स्कीम, वो अगले क्वार्टर से क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर हो जाएंगे। पर करंट क्वार्टर तो क्यूआरएमपी स्कीम रहेगा। ये कंपोजिशन स्कीम वाला नहीं है कि 14 फेब को अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ तो 14 फेब से ही आप रेगुलर स्कीम में आ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 14 फेब को अगर टर्नओवर क्रॉस हुआ तो 1 अप्रैल से आप रेगुलर स्कीम में आएंगे, आप क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर हो जाएंगे बच्चों। ओके क्लियर। तो सर यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम केवल रिटर्न जो है वो क्वार्टरली फाइल कर रहा है, कोई टैक्स रेट में फर्क थोड़ा पड़ रहा है बच्चों। सर अब आइए अगली बात, क्यूआरएमपी स्कीम जो होती है अगर आपको लेना है तो सर आपको स्कीम लेने के लिए अप्लाई कब से कब करना पड़ेगा। सर मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको जुलाई से लेकर आपको जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में आने का है। जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर के लिए आपको अगर क्यूआरएमपी स्कीम लेनी है तो जुलाई से जो प्रीसीडिंग क्वार्टर था मतलब अप्रैल मई जून वाला, उसमें सेकंड मंथ मतलब मई महीना, तो मई महीने की 1 तारीख से लेकर जब तक जुलाई खत्म नहीं होता मतलब 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो टू ऑप्ट फॉर दी क्यूआरएमपी स्कीम। मतलब 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक यू कैन ऑप्ट इन फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। सेम वे अगर आपको किसी क्वार्टर से एग्जिट करना है फ्रॉम क्यूआरएमपी स्कीम तो वो क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है अगर उसमें आपने अप्लाई कर दिया तो यस आप क्यूआरएमपी स्कीम से उसी क्वार्टर से बाहर हो जाएंगे। पर हाँ वो फर्स्ट मंथ खत्म हो गया तो सेकंड मंथ की फर्स्ट डे से लेकर नेक्स्ट क्वार्टर की फर्स्ट मंथ की लास्ट डे तक अगर आप एग्जिट फ्रॉम दी क्यूआरएमपी स्कीम करते हो तो अगले क्वार्टर के लिए आप क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल अगेन, आपको अगर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में ऐसा लगता है कि मेरे को क्यूआरएमपी स्कीम नहीं चाहिए तो उस क्वार्टर में तो आप क्यूआरएमपी स्कीम रहेंगे, या तो आप 31 जुलाई या उससे पहले अप्लाई कर दो कि मेरे को एग्जिट होना है फ्रॉम दिस स्कीम। 31 जुलाई निकल गया तो 1 अगस्त से 1 अगस्त, ये लिखा है बेटा, 1 अगस्त टू 31 अक्टूबर तक अगर आप अप्लाई कर देंगे, 1 अगस्त टू 31 अक्टूबर के बीच में अगर आपने अप्लाई कर दिया कि मेरे को अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम नहीं लेनी है तो यस आप एग्जिट हो सकते हो फ्रॉम दी क्यूआरएमपी स्कीम। मतलब कुल मिला के प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकंड मंथ का फर्स्ट डे से लेके करंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ की लास्ट डे तक आपने अप्लाई ऑप्ट इन के लिए भी कर सकते हो, ऑप्ट आउट के लिए भी कर सकते हो बच्चों। क्लियर। कुल मिला के जिस क्वार्टर के अंदर आपको क्यूआरएमपी स्कीम में आना है या जिस क्वार्टर से बाहर निकलना है उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड होने से पहले अप्लाई कर देना।
हाँ है ना, आप आ जाओगे या एग्जिट हो जाओगे बच्चों। आइए सर, ये जो क्यूआरएमपी स्कीम है ये ऑप्शनल स्कीम है। ये स्कीम आप जीएसटी इनवाइस ले सकते हो, इसको आप पेन नंबर वाइज लेने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरे 4 ब्रांच है, 4 रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुछ के लिए मैंने क्यूआरएमपी स्कीम लिया, कुछ के लिए नहीं लिया, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है सर। अच्छा, आप मान लो साल के बीच में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, या साल के बीच में रेगुलर कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आते हो, तो आप साल के बीच में भी क्यूआरएमपी स्कीम में आ सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ओके नेक्स्ट सर, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एंड जीएसटी R1। जिसने क्यूआरएमपी स्कीम लिया इसको क्वार्टरली रिटर्न तो फाइल करना ही करना है, जीएसटी R1 भी क्वार्टरली फाइल करना है। पर सर अगर जीएसटी R1 आप क्वार्टरली फाइल करेंगे तो रेसिपिएंट के जीएसटी R2 में क्रेडिट क्वार्टरली पहुंचेगी, इसलिए 2 क्वार्टर के बीच में सर अगर आपको क्रेडिट रेसिपिएंट के यहाँ पहुंचानी है तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दिया गया है। अब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या बोलता है, देखना ध्यान से मालिक। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है, जनवरी फरवरी मार्च महीने में आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो। अब सर आपने जनवरी महीने में जो सप्लाई किया है, अगर रेसिपिएंट को क्रेडिट देना है आपको उसी महीने में, तो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके जनवरी महीने के जो ट्रांजेक्शंस थे B2B सप्लाई वाले, वो आप 13th of February तक फर्निश कर सकते हो। पर हाँ सर ध्यान रखिएगा, किसी एक पर्टिकुलर मंथ में यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जितने भी आप इनवॉइसेस फर्निश कर रहे हो दैट कैन नॉट एक्सीड वैल्यू अप टू ₹50 लाख, मतलब 50 लाख से ज्यादा के बिल आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश नहीं कर सकते इन अ पर्टिकुलर मंथ, जो बहुत इतना बड़ा अमाउंट नॉर्मली नहीं होता है इन अ मंथ, क्योंकि जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसने क्यूआरएमपी स्कीम लिया होगा। अच्छा, अब जब आप मान लो किसी महीने में आपके बिल ज्यादा भी है तो सर या तो अगले महीने में फर्निश कर देना, या फिर जब आप जीएसटी R1 फर्निश करेंगे तब रिमेनिंग इनवॉइस आप फर्निश कर सकते हो यूजिंग द जीएसटी R1। ओके, अब सर जो इन्वेस्टर्स आपने फर्निश कर दिए हैं इन द यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसको आप जीएसटी R1 में आपको वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी R1 में रिमेनिंग जो इन्वेस्टर्स होंगे वही आपको फर्निश करने हैं। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, आपको सेम महीने में क्रेडिट रेसिपिएंट को पहुंचानी है तो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करिए, वरना आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में केवल सर B2B इनवॉइसेस जो है वही फर्निश करने, भले वो इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो। B2C में तो वैसे भी रेसिपिएंट को क्रेडिट चाहिए ही नहीं, तो जब जीएसटी R1 फर्निश करेंगे तभी आप कंसोलिडेटेड एक साथ इन्फॉर्मेशन फर्निश कर देना। डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो भी आपने इशू किया वो भी फर्निश कर सकते हो यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सर अब आपने रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर दिया, जीएसटी R1 क्वार्टरली फाइल कर दिया, पर पेमेंट तो सरकार को मंथली चाहिए, तो सर पेमेंट करते वक्त कितना पेमेंट करना होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या आपको क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको फॉर्म नंबर जीएसटी PMT 06 यूज करके पेमेंट करना पड़ेगा। पर मंथली पेमेंट कितना करना है उसमें 2 ऑप्शन दिए। फर्स्ट दिया फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड बोलता है क्या, अगर आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर में आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा था, मालिक सुनिएगा ध्यान से, प्रीसीडिंग क्वार्टर का आपका रिटर्न जो था वो अगर आपने फाइल कर दिया 3B फाइल कर दिया, उसमें क्यूआरएमपी स्कीम आपने ले रखा था, तो प्रीसीडिंग क्वार्टर में जो आपने टैक्स पे किया था थ्रू कैश लेजर, उसका भाई एक तरह से मंथली पे करना 1/3 हो गया ना यार, 1/3 को राउंड ऑफ करके 35% कर दिया इन्होंने, और बोल दिया क्या पिछला क्वार्टर अगर आपका क्यूआरएमपी स्कीम में था तो पिछले क्वार्टर में आपने कैश लेजर के थ्रू कितना टैक्स पे किया था वाइल फाइलिंग जीएसटी 3B, उसका 35% आप टैक्स पे कर देना फर्स्ट मंथ में भी और सेकंड मंथ में भी, और सर थर्ड मंथ जब खत्म होगा तब एक्चुअल कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो पे करके एक्चुअली 3B फाइल कर देना आपका। ओके, पर अगर पिछला जो क्वार्टर था वो क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम नहीं था, आपका मंथली स्कीम था, अभी इसी बार से आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली है, तो सर ये जो क्यूआरएमपी स्कीम जिस क्वार्टर से ली उसके जस्ट एक में जो लास्ट मंथ था उसमें आपने कितना टैक्स पे किया था कैश लेजर, उतना ही आप फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ में 100% ऑफ दैट टैक्स, क्योंकि वो मंथली टैक्स था ना यार, उसका 100% आप फर्स्ट मंथ में और सेकंड मंथ में पे कर देना, और फिर लास्ट थर्ड मंथ में ऑटोमेटिक जब एक्चुअल कैलकुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर देना आप। क्लियर, ये जो टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे 35% वो हेड वाइज करेगा बेटा आप लोग। ओके मालिक, चलिए सेकंड मेथड दे रखा है सेल्फ असेस मेथड। सेल्फ असेस मेथड कहता है कि आपको लगता है कि 35% या हमने जो 100% बताया वो ज्यादा है, तो आप एक्चुअल खुद का लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो कि कितना आपका एक्चुअल लायबिलिटी बनता था, कितना आपका क्रेडिट लेजर में क्रेडिट था, कितना नेट पे करना है, उतना पे करना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और आप चाहो तो किसी एक महीने में सर फिक्स मेथड लो, किसी एक मेथड में आप सेल्फ असेस मेथड लो, आपकी चॉइस है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप ऑप्शन चेंज भी कर सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर एक चीज और ध्यान रखना, एक और फैसिलिटी दी है कि अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर मंथ की लायबिलिटी पे करते वक्त आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस है कि इस महीने की लायबिलिटी ऑलरेडी इसके यूज करके पे हो जाएगी, तो आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सफिशिएंट पैसा चाहिए, कम नहीं चाहिए, ना ज्यादा भी नहीं चाहिए सर। क्लियर, डन। पर हाँ ध्यान रखना, अगर आपने ये
फर्स्ट 2 मंथ में जो अमाउंट पे किया है उसका हम रिफंड आपको अलाउ नहीं करेंगे जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व ऑलरेडी आपका ई वॉलेट होता है। पर जो अमाउंट आपने इन लाइबिलिटी को पे करने के लिए फर्स्ट और सेकंड मंथ में पे किया है वो हम आपको रिफंड अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि आपका इस पूरे महीने का पूरे क्वार्टर का GST 3B फाइल नहीं हो जाए। 3B फाइल करने के बाद अगर आपका एक्सेस बैलेंस बचता है कैश रिजर्व में तो आप कभी भी रिफंड ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है। क्लियर, डन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, अगर फिक्स सम मेथड फॉलो किया और जो ड्यू डेट है 25 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उस दिन तक अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो वो फिक्स सम मेथड में जो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है वो एक्चुअल लायबिलिटी से कम थी, फिर भी आपसे हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। पर हाँ, आपने ड्यू डेट जो 25 तारीख थी उस तक पे नहीं किया, उसके बाद पे किया तो 26 तारीख से लेकर जब आप पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। या फिर आपने जो पेमेंट किया वो शॉर्ट पेमेंट किया तो ऐसे केस में हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। जैसे आपने सेल्फ असेस मेथड लिया बेटा और सेल्फ असेस मेथड के थ्रू आपने एक्चुअल लायबिलिटी कैलकुलेट करी और एक्चुअली जितना आईटीसी था उसको कैलकुलेट करके जो टैक्स जमा कराया वो कम था जबकि एक्चुअली ज्यादा होना चाहिए था, तो जो आपकी 25 तारीख ड्यू डेट थी उसकी नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा ऑन द शॉर्ट अमाउंट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। इन दोनों के मैंने एग्जांपल भी दे रखे आपको बेटा। सर ध्यान रखिए, अगर ये सेल्फ असेस मेथड का मैंने ये पॉइंट दे रखा है, एंड अगर ध्यान रखना बेटा जब इंटरेस्ट पे करना होता है तो ऑब्वियसली फॉर्म नंबर GST 3B से फाइल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेट फाइलिंग फी, रिटर्न लेट फाइल करते हो या GST 1 लेट फाइल करते हो उसके लिए लेट फाइलिंग फी होता है। आपने टैक्स पे लेट किया उसके लिए कोई लेट फाइलिंग फी नहीं होता है। आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश नहीं किया तो आपके लिए वैसे भी ऑप्शन था, इसलिए वहां पे भी लेट फाइलिंग फी नहीं होता है बच्चों। क्लियर, डन। सर आइए, ये QRMP स्कीम भी खत्म हो गया। अगर आपसे रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई तो फांसी की सजा बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर आपसे GST 1 या रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो गई तो ऐसे केस में उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। पर हाँ, अगर वो मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई थी बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनी स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी तो ऐसे केस में अमेंडमेंट अलाउ नहीं करेंगे। अदरवाइज अमेंडमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड विल बी अलाउड। और सर सब्सिक्वेंट पीरियड में जब आपको ये मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई उस महीने का रिटर्न या GST 1 फाइल करते वक्त आप उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर सकते हो। ओमिशन को आप वापस से इंफॉर्मेशन पंच करके सर सही कर सकते हो। पर हाँ, टाइम लिमिट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक दे रखा है। फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक मिस्टेक को रेक्टिफाई कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। आइए, नील GST 1 और 3B अगर पूरे महीने में या आपने QRMP स्कीम रखा तो पूरे क्वार्टर में अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं है तो उसको बोलते हैं नील रिटर्न। पर सर वो नील रिटर्न भी फाइल करना कंपलसरी है, पर आपको एक शॉर्ट SMS के थ्रू जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू भी आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर हाँ ध्यान रखना, नील GST 3B, नील GST 1, नील GST CMP 08 किसको कहेंगे? जब आपके किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं तो उसको बोलते हैं नील रिटर्न बेटा। हाँ है ना भाई? जैसे आपका टैक्स लायबिलिटी था 10 लाख का, आपके पास ITC भी है 10 लाख का, नेट पेबल कितना है? नील, इसको नील रिटर्न नहीं बोलते मालिक। ओके सर, अगर किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं तो उसको बोलते हैं नील रिटर्न। आओ भगवान, सर अगर ध्यान ना, अगर आपको रिटर्न फाइल करना है किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का तो पिछले महीने का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो करंट पीरियड का आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, प्लस करंट मंथ का GST 1 फाइल नहीं किया तो करंट मंथ का रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। फर्दर एक और बात कह दी क्या कि अगर आपने पिछले आपने रिटर्न फाइल करना लेट कर दिया, लेट कितना हो गया? 3 साल हो गए, तो अब आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। GST 1 हो, 3B हो, GST 8 हो या GST 9 हो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से 3 साल एक्सपायर अगर हो गए तो उसके बाद आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे अनलेस द गवर्नमेंट स्पेशल केस में अगर अलाउ करते तो बात अलग होगी। आइए बच्चों, स्पेशल रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला सर, कंपोजिशन स्कीम वालों को आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया आगे कि क्वार्टरली टैक्स पे करना पड़ता है यूजिंग फॉर्म नंबर GST CMP 08 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, और इनको रिटर्न एनुअली फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर GST 4 फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 जून या उससे पहले। अब सर इन लोगों ने जो भी इनवर्ट सप्लाई ली होगी, सिंस ये रजिस्टर्ड लोग हैं तो सप्लायर ने अपना GST 1 फाइल करते वक्त इस कंपोजिशन स्कीम वाले का GST नंबर लिखा होगा तो इनके GST 4A में वो इन्फॉर्मेशन फर्निश होगी, ऑटो पॉपुलेट होगी। एंड सर ध्यान देना, इन्होंने जब GST 4 फाइल करेंगे तब इनको जितनी भी इनवर्ट सप्लाई इन्होंने ली है वो इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी पड़ती है, भले वो इंट्रास्टेट परचेज क्या हो या इंटरस्टेट परचेज क्या हो, भले रजिस्टर्ड से परचेज क्या हो या अनरजिस्टर्ड से परचेज क्या। इनवर्ट सप्लाई का तो इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन फर्निश करना है, पर आउटवर्ड सप्लाई का इनको कंसोलिडेटेड डिटेल फर्निश करना होता है कंपोजिशन स्कीम वालों को। क्लियर? अच्छा, जिस दिन ये कंपोजिशन स्कीम में आए, जैसे 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में आए तो 31 मार्च तक के जो ट्रांजेक्शंस थे भाई, उसके लिए तो आपका GST 1 और 3B जो होगा वो आपको रेस्पेक्टिवली फाइल करना पड़ेगा। सर सेम वे, जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर निकल रहे हो, सपोज 14 फेब को आप कंपोजिशन से बाहर निकल गए तो 14 फेब को जिस
इनवॉइस नंबर तक आप कंपोजिशन स्कीम में थे, उस इनवॉइस नंबर तक के जितने भी इनवॉइसेस थे उन सबको तो आपका जीएसटी सीएमपी 08 के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस जीएसटीआर 4 में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी, प्लस 14 फेब को आफ्टर व्हेन यू एग्जिटेड फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम, जब आप रेगुलर स्कीम में आ गए, तो सर रेगुलर स्कीम वाले जितने भी रेगुलर स्कीम में आने के बाद जितने भी आपने इनवॉइस फर्निश किए, इनवॉइस इश्यू किए, उन सबकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करना पड़ेगा। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं है। नाउ यूएन होल्डर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन्होंने इनवर्ट सप्लाई पे जो भी टैक्स पे किया उसका रिफंड इनको मिलेगा, वो इनवर्ट सप्लाई पे जो भी टैक्स पे किया उसका स्टेटमेंट इनको सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद फॉर्म नंबर जीएसटीआर 11, और इनको रिफंड की एप्लीकेशन साथ में सबमिट करनी पड़ती है। आइए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी सफिशिएंटली हमने बात कर ली है, जब आईटीसी पढ़ा था हमने, इनको जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ता है, मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना पड़ता है। जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे रेसिपिएंट की जीएसटीआर 2B में क्रेडिट पहुंचेगी, और उस टीबी में जो क्रेडिट पहुंच रहा है उसको यूज करके क्रेडिट अवेल कर सकता है रेसिपिएंट यूनिट। ओके सर, लास्ट डेट क्या है? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, बच्चों ऑलरेडी बात कर ली। अब आईएसडी ने जब इनवर्ट सप्लाई लिया होगा इनपुट सर्विसेज का, सप्लायर ने अपने रेस्पेक्टिव जीएसटीआर 1 फाइल किए होंगे, इसके जीएसटीआर 6 में वो क्रेडिट पहुंचेगी, और क्रेडिट के लिए अगर एलिजिबल है तो क्रेडिट लेके ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यूजिंग जीएसटीआर 6। अच्छा, आईएसडी केवल एक अलग एंटिटी बनाई गई जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट, इस पे कभी कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आ सकती है, इसलिए आईएसडी विल नॉट हैव एनी रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी ऑल्सो। इसलिए सेम स्टेट में जो दूसरी यूनिट होगी जिसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके नाम पे ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले जो बिल होंगे वो लेगा। आरसीएम की लायबिलिटी वो नॉर्मल यूनिट जो है वो अपना नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके टैक्स पे करेगी, और अगर वो कॉमन इनपुट सर्विस है तो ऐसे केस में वो जो नॉर्मल यूनिट है वो एक इनवॉइस रेज करेगी आईएसडी को, जो हमने रूल नंबर 39 सब रूल नंबर 1A में पढ़ा हुआ है। वो नॉर्मल यूनिट उस कॉमन इनपुट सर्विस का क्रेडिट पास ऑन करने के लिए सर आईएसडी को इनवॉइस लिखेगी आरसीएम वाली सप्लाईज का, जिसका वो टैक्स रिवर्स चार्ज में पे कर चुका है, और वो क्रेडिट नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर से आईएसडी के पास पहुंचेगा, और फिर आईएसडी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा। क्लियर, जीएसटीआर 6 की जो डिटेल होगी वो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में पहुंच जाएगी। बच्चों आइए, सर फर्स्ट रिटर्न, अगर कोई असेसी सपोज 14 फेब को लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, उसने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया सपोज 5 मार्च को, तो सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 14 फेब, तो ऐसे केस में 14 फेब से लेकर सर 4 मार्च तक जो भी उसने सप्लाई किया है उन सबके ट्रांजैक्शंस भी उसको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे इन हिज फर्स्ट रिटर्न। तो अपना जो रिटर्न फाइल करेगा उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जितने भी ट्रांजैक्शन उसने किए वो सब उसको फर्निश करके टैक्स पे करना पड़ता है। ओके चलिए, एनुअल रिटर्न, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर या उससे पहले फर्निश करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9। पर सर ध्यान रखिएगा, इन फॉलोइंग लोगों को मना कर दिया कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, आईएसडी, person authorized to collect and deduct the TDS or TCS, then any department of central government या state government या local authority जिसके books of accounts already audit होते हैं by CNAG या any auditor appointed for auditing the books of account of local authority under any law for the timing in force, and जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज दे रहे फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इन लोगों को कोई एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इनके लिए एनुअल रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर कमिश्नर चाहे तो कुछ और लोगों को भी एग्जाम कर सकता है, और ये पावर यूज करके सारे रजिस्टर्ड लोग जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹2 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, उन सबको एग्जाम कर दिया है फ्रॉम फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। सर ध्यान रखिएगा, अब तक हर साल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती थी कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, पर अभी सर गवर्नमेंट ने नॉर्मल नोटिफिकेशन दिया जो मई 26 एंड ऑनवर्ड्स भी आपके बुक में मिल जाएगा, जहां लिखा है क्या कि 2 करोड़ या उससे कम अगर टर्नओवर है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो जिनका जनवरी में एग्जाम है वो भी ध्यान रखे, आगे एग्जाम है वो भी ध्यान रखे, 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए एनुअल रिटर्न हर बार गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है, और आने वाले टाइम के लिए तो कॉमन नोटिफिकेशन इशू करके बोल दिया कि 2 करोड़ तक का टर्नओवर अगर आपका है एग्रीगेट टर्नओवर पूरे साल का, तो एनुअल रिटर्न से आपको एग्जामिशन दे दिया है। आइए बच्चों, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऑलरेडी बात कर चुका, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन ₹5 CR, उनको अलॉन्ग विद द एनुअल रिटर्न एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9C, जिसके अंदर वो रिकंसाइल करेंगे टर्नओवर किसका, ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो टर्नओवर है उसको कंपेयर करेंगे एनुअल रिटर्न के टर्नओवर से, और उन दोनों को रिकंसाइल करके मैच करेंगे। ओके डन। आइए सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47, सर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग एनी रिटर्न, सेक्शन 46 बोलता है क्या, अगर आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी नॉर्मल रिटर्न या एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 या फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45, और अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया तो आपको एक नोटिस इश्यू कर दिया जाएगा, और नोटिस इश्यू करके बोल दिया जाएगा कि अगले 15 दिन में अपना रिटर्न सबमिट कर देना, अगले 15 दिन में अपना रिटर्न सबमिट कर देना। पर अगर आपने अगले 15 दिन में रिटर्न सबमिट नहीं किया तो क्या होगा? तो ऐसे केस में हमने असेसमेंट चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर 15 में, कि सर ऑफिसर के पास
पावर अराइज हो जाता है टू डू द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। क्लियर, डन सरकार। और बेस्ट जजमेंट का सेक्शन हम आगे चैप्टर नंबर 15 में रिवाइज कर लेंगे बेटा। आइए बच्चों, सर अब सुनना रे, ये 15 डेज में तुम रिटर्न सबमिट करो या मत करो, लेट फाइलिंग फी तो पे करनी ही पड़ेगी। अब लेट फाइलिंग फी कितनी है, आइए सर सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से लेट हो जाता है इन फाइलिंग द रिटर्न, तो तुम्हारी इस एक गलती का तमाशा क्या होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सरकार। आइए सर, जीएसटी 1 हो या कोई भी रिटर्न हो या फाइनल रिटर्न हो या टीसी स्टेटमेंट बाय ईसीओ हो, डिले अगर फाइल किया तो 100 रुपए पर डे अंडर सीजीएसटी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 5000, मैक्सिमम 5000 बेटा, ये पर रिटर्न है। क्लियर, पर गवर्नमेंट ने इस लेट फाइलिंग फी को रिड्यूस किया है कुछ लोगों के लिए। सर वो कितना रिड्यूस किया है, अगर आप जीएसटी 1 सबमिट कर रहे हो और वो फाइल करने में लेट हो गए पर आपका नील रिटर्न है, तो ऐसे केस में केवल 10 रुपए ही लेट फाइलिंग फी अंडर सीजीएसटी। अच्छा ध्यान रखना, जो भी लेट फाइलिंग फी की बात कर रहा हूं वो सीजीएसटी की बात कर रहा हूं, इक्वल लेट फाइलिंग फी इज देयर अंडर एसजीएसटी एक्ट आल्सो। ओके, सब्जेक्ट मैक्सिमम 250 ओनली। सेम वे अगर आपका जीएसटी 3B और जीएसटी 4 में भी नील रिटर्न है तो अगेन आपको नील रिटर्न बेटा, आपका ऐसा नहीं कि 10 लाख का लायबिलिटी 10 लाख का आईटी से तो नील रिटर्न उसको नहीं बोलते। नील मतलब कोई भी टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है, तो ऐसे केस में नील रिटर्न करे तो जीएसटी 1 हो, 3B हो या जीएसटी 4 हो, सबके लिए 10 रुपए पर डे इज द लेट फाइलिंग फी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 250। सर अब नील रिटर्न नहीं है, नील के अलावा दूसरा रिटर्न है, पर आपका टर्नओवर इन दी प्रीसीडिंग ईयर, इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्री टर्नओवर अगर अप टू रुपीज 1.5 करोड़ था, तो जीएसटी 1 हो, 3B हो, जीएसटी 4 हो, अगर फाइल करने में लेट हो जाते तो 25 रुपए पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम रुपीज 1000 इज द लेट फाइलिंग फी। 25 रुपए सब्जेक्ट मैक्सिमम 1000, पर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ पर अप टू रुपीज 5 करोड़ था, तो ऐसे केस में जीएसटी 1 हो या 3B हो, फाइल करने में लेट हो गया तो पर रिटर्न पर डे तो 25 रुपए ही है, पर मैक्सिमम रिटर्न मैक्सिमम फी कितना होगा 2500, पहले था 1000, यहां पे हो गया कितना 2500 इज द मैक्सिमम लेट फाइलिंग फी पर रिटर्न। अच्छा यहाँ पे जीएसटी 1 और 3B ही है, जीएसटी 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ से एक्सीडिंग टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम वैसे भी नहीं ले सकते करंट ईयर में बेटा। ओके चलिए सर, रजिस्टर्ड एनआरटीपी जिसका रिटर्न निल है, जिसको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, सर उसके लिए भी 10 रुपए पर डे इज द लेट फाइलिंग फी, मैक्सिमम रुपीज 5000 है उसके लिए। पर अगर उसकी निल रिटर्न नहीं है, उसको टैक्स पेबल आता है, तो ऐसे केस में सर 25 रुपए पर डे मैक्सिमम रुपीज 5000 इज द लेट फाइलिंग फी। ओके, तो जीएसटी 1 का देख लिया, जीएसटी 3 का देख मतलब 3B का देख लिया आपने, जीएसटी 4 का आपने लेट फाइलिंग फी देख लिया कम हो गया है, जीएसटी 5 का कम हो गया है। सर जीएसटी 6 देख लीजिए, आईएसटी अगर लेट हो जाता है रिटर्न फाइल करने में, तो ऐसे केस में 25 रुपए पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम रुपीज 5000। जीएसटी 7 टीडीएस वालों के लिए अगर निल लायबिलिटी है तो कोई लेट फाइलिंग फी नहीं है इनको, ऑल्दो निल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, पर निल रिटर्न के लिए लेट हो गए तो कोई लेट फाइलिंग फी नहीं है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को जो टीडीएस की लायबिलिटी आती है। पर अगर निल रिटर्न नहीं है तो 25 रुपए पर डे मैक्सिमम रुपीज 1000 इज द लेट फाइलिंग फी। अच्छा बच्चों, अब देखो ध्यान से, जीएसटी 7 लेट फाइल किया तो लेट फाइलिंग फी बता दी कम करके, जीएसटी 1 के लिए बता दी, 3B के लिए बता दी, 4 के लिए बता दी, 5, 6 और 7 के लिए बता दी, पर सर बाकी के रिटर्न्स के लिए लेट फाइलिंग फी कम नहीं करिए। मतलब आप अगर टीसीएस का रिटर्न सबमिट करने में लेट हो गए जीएसटी 8 तो लेट फाइलिंग फी कम नहीं करी। आप अगर ओआईडी सर्विस सप्लायर हो जीएसटी 5A, लेट फाइलिंग फी 100 रुपए पर डे लगेगी भाई, सब्जेक्ट मैक्सिमम रुपीज 5000। या आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है बेटा और निल रिटर्न नहीं है, तो अगेन लेट फाइलिंग फी यही है बच्चे। ओके डन। अब एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए तो नॉर्मल लेट फाइलिंग फी इज रुपीज 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट व्हिचएवर इज लोअर इज द लेट फाइलिंग फी। पर इसको भी कम कर दिया है अगर आपका करंट फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर, देखो करंट फाइनेंशियल क्योंकि एनुअल रिटर्न तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद फाइल करते हैं ना यार, इसलिए करंट फाइनेंशियल देखते हैं इसके अंदर, रिलेवेंट फाइनेंशियल जिसका आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, बाकी सब केस में प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर देखा जाता है बच्चा। ओके, अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर है मेरे मालिक, कितना अप टू 5 CR, तो लेट फाइलिंग फी रुपीज 25 सब्जेक्ट मैक्सिमम केवल 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, एंड मोर देन 5 CR पर अप टू रुपीज 20 करोड़ है तो रुपीज 50 पर डे एंड 0.02% of the turnover in the state, whichever is lower is the late filing fee under CGST Act, and equal late filing fee will be applicable under SGST Act also बेटा। पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है तो सर 100 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, ये लेट फाइलिंग फी होगी आपके लिए बच्चों CGST Act में। ओके चलिए आइए मालिक,
सर एक बड़ा ही सुंदर एक सर्कुलर आया, वो बोलता है कि अगर किसी एसएससी जिसको जीएसटी 9C मतलब सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसने जीएसटीआर 9 तो फाइल कर दिया जो एनुअल रिटर्न होता है, पर 9C फाइल नहीं किया तो क्या होगा? तो सर ऐसे केस में माना जाएगा उसने जीएसटी 9 फाइल ही नहीं किया। तो सर ध्यान दीजिएगा, एक तरह से जीएसटी 9 और जीएसटी 9C एक ही यूनिट है। जिन लोगों को जीएसटी 9C सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, उन्होंने जीएसटी 9 फाइल कर दिया पर 9C फाइल नहीं किया, तो ये मानेंगे 9B फाइल नहीं हुआ। और ऐसे केस में जब तक 9 एज वेल एज 9C फाइल नहीं होता है, तब तक उनका लेट फाइलिंग फी कंटिन्यू रहेगा, और जो लेट फाइलिंग फी एनुअल रिटर्न के लिए दे रखी है वो लेट फाइलिंग फी आप पे एप्लीकेबल रहेगी अगर आपने जीएसटी 9 प्लस 9C फाइल नहीं किया तो। और हाँ, जीएसटी 9 का अलग लेट, जीएसटी 9 और 9C का अलग अलग सेपरेट लेट फाइलिंग फी नहीं है, जीएसटी 9 और 9C का मिला के लेट फाइलिंग फी लगेगा आप पर बेटा। ओके डन। आइए बेटा अगला टॉपिक है क्या, जीएसटी प्रैक्टिशनर सेक्शन नंबर 48। सिंपल सा टॉपिक है, कोई खास बात नहीं है, एक सेकंड देखिएगा। अब मालिक अगर आपको सर जीएसटी प्रैक्टिशनर की तरह प्रैक्टिस करनी तो उसके लिए क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन वो यहाँ दे रखी है। अच्छा होता है क्या है वैसे, नॉर्मली देखिए एसएससी सेल्फ असेसमेंट करके रिटर्न सबमिट करता है, सारे डॉक्यूमेंट सारे जो भी उसको जितने भी फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं वो खुद सबमिट करता है, पर वो चाहे तो जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऑथोराइज कर सकता है और जीएसटी प्रैक्टिशनर उसके बिहाफ पे सबमिट कर सकता है। अच्छा नॉर्मली क्या होता है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट्स है वो लोग क्लाइंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके खुद ही रिटर्न वगैरह सबमिट करते हैं, क्लाइंट से ओटीपी मांग लेते हैं फोन पे और रिटर्न सबमिट हो जाता है। तो ऐसे कैसे माना जाता है कि क्लाइंट ने खुद ने सबमिट किया है रिटर्न, सीए ने सबमिट नहीं किया है। पर जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए सर बोला हुआ है कि अगर आप एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हो तो जीएसटी पोर्टल पे आपका अलग से लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, और जिस क्लाइंट ने आपको ऑथराइज किया है उस क्लाइंट का डेटा आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग योर ओन लॉगिन आईडी पासवर्ड। आपके खुद के क्रेडेंशियल यूज करके आप क्लाइंट का डेटा एक्सेस करके उसके रिटर्न्स वगैरह आप फाइल कर सकते हो बच्चों। तो ऐसे केस में सर व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीएसटी प्रैक्टिशनर, अ पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, देना दिमाग खराब नहीं होना चाहिए बच्चा आपका, फिर जो इंसॉल्वेंट नहीं है और जिसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है, मुजरिम करार नहीं दिया गया, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है। पर सर ही शुड सेटिस्फाई द एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट, he should be retired tax officer of the commercial tax department of any state government or CBIC who during the service under the government had worked for a post not lower than the rank of a group B gazetted officer for a period of at least 2 years। या फिर वो सेल्स अर्लियर टैक्स लॉ में जब जीएसटी आया था उससे पहले सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर था अंडर द अर्लियर इंडायरेक्ट टैक्स लॉज फॉर नॉट लेस देन 5 years, या उसके बाद प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएट है या डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसका इक्विवेलेंट वैल्यू है जो इंडियन ग्रेजुएशन होती है उसके बराबर, या एनी अदर एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी इन दिस रिगार्ड, या कोई डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी विच इज इक्विवेलेंट टू इंडियन यूनिवर्सिटी, एंड he is passed final examination of the ICAI, ICSI और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे केस में आप एलिजिबल हो किसके लिए, एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर अप्लाई करने के लिए। नाउ क्या क्या आप काम कर सकते हो, अगर आपके क्लाइंट ने आपको ऑथराइज किया तो आप ये फॉलोइंग एक्टिविटी कर सकते हो। सर जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो आप, उसका मंथली, क्वार्टरली, एनुअल और फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो, आप जॉब वर्क के चालान वगैरह फिल कर सकते हो, जॉब वर्क के लिए जो IT 04 वगैरह होते हैं ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट एज ए ट्रांसपोर्टर या वेयरहाउस ऑपरेटर के लिए जो एनरोलमेंट होता है उसको अमेंड कर सकते हो या उसको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या कंपोजिशन स्कीम में आना है या उससे विड्रॉ करना है, ये सब काम आप कर सकते हो अगर क्लाइंट ऑथराइज करता है तो। क्लियर। पर जो पॉइंट नंबर D, E और I में लिखा है, D, E और I मतलब D में तो है साहब आपका आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है, E में रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन या अमेंडमेंट के लिए, और I में है क्या कंपोजिशन से बाहर या कंपोजिशन में अगर आना है तो एक बार प्रीवियस सैंक्शन ऑफ दी एसएससी रिक्वायर्ड होगा, वो आपको ऑथराइज करेगा, उसके बाद ही आप ये काम कर पाएंगे, उसके पास ओटीपी जाएगा बेटा। आइए फर्निशिंग रिटर्न्स थ्रू जीएसटी प्रैक्टिशनर। जीएसटी प्रैक्टिशनर रिटर्न फाइल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि रजिस्टर्ड पर्सन की सारी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई, स्टिल यही माना जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन आपने रिटर्न फाइल किया थ्रू जीएसटी प्रैक्टिशनर। अगर कोई लायबिलिटी आती है तो उसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन ही लायबल होगा, पर एट द सेम टाइम जीएसटी प्रैक्टिशनर को बोल दिया भाई तू भी अपना ड्यू डिलिजेंस यूज करना, यू नहीं तुम अंधाधुन कुछ भी कर लो, एंड यू शुड अफिक्स हिज योर ऑन डिजिटल सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट जो आपने प्रिपेयर किया है, सो दैट अगर आपने ड्यू डिलिजेंस अप्लाई नहीं किया होगा तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन भी हम क्या, आपका लाइसेंस क्या कर देंगे, कैंसिल। क्लियर। अगर उसने मिसकंडक्ट किया तो हिज एनरोलमेंट विल बी लायबल टू बी कैंसल्ड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है। आइए इंफॉर्मेशन रिटर्न, ये सेक्शन मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। सर्विस टैक्स
मोदी गवर्नमेंट जब आई थी सर 2014 में, तब पहली बार ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था सर्विस टैक्स में, एक्साइज में, और उसके बाद कस्टम में, और अभी जीएसटी में कंटिन्यू किया। धमाका मचा दिया सर इस सेक्शन ने। जब ये सेक्शन आया था पूरे हिंदुस्तान में सारे एसएससीज को नोटिस पहुंच गए थे, क्योंकि अपना देश इतना शानदार है, यहां के टैक्स पेयर्स इतने होशियार है, इनको पता है कि सर हिंदुस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने में बहुत कतराते हैं, नहीं देते इंफॉर्मेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते। इतना कॉन्फिडेंट था एसएससी सर। एक्साइज में टर्नओवर कुछ और ही दिखा रखा था उसने, वेट लो में टर्नओवर कुछ और ही दिखा रखा, सर्विस टैक्स में टर्नओवर कुछ और ही दिखा रखा। सर लाइट का बिल कुछ और ही आ रहा है, पूरा टर्नओवर साल का दिखा रखा 1.5 करोड़, और लाइट का बिल आ रहा कितना बेटा, 80 लाख रुपए का लाइट का बिल आ रहा है उसकी फैक्ट्री का साल का, पर बिंदास होकर घूम रहा है वो। क्यों? उसको पता है कि एक्साइज वालों को क्या पता पड़ेगा कि लाइट का बिल कितना आ रहा है। तो ये मोदी सरकार ने कर डाला और बोल दिया क्या सर, और उसी को कंटिन्यू किया जीएसटी के अंदर कि कोई भी पर्सन से, जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑथराइज ऑफिसर किसी भी पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है रिगार्डिंग एसएससी, और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, भले वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन हो सर, लोकल अथॉरिटी हो, पब्लिक बॉडी हो, एसोसिएशन हो, या वेट डिपार्टमेंट हो, या एक्साइज डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल एक्साइज हो, या स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट हो, या कस्टम डिपार्टमेंट हो, सबको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या भले बैंकिंग कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, रजिस्ट्रार हो, रजिस्ट्रार विद इन द कंपनीज एक्ट हो, आरटीओ हो मोटर व्हीकल एक्ट वाला, या कलेक्टर हो, या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो, डिपॉजिटरी हो, आरबीआई हो, जीएसटी नेटवर्क है, यूआईएन होल्डर हो, या एनी अदर पर्सन विच में बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इन सबको बोल दिया क्या अगर सीबीआईसी के किसी भी ऑथराइज ऑफिसर ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी है तो वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जिस फॉर्मेट में मांगी, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, मान लो एक्सेल शीट में इंफॉर्मेशन मांगी है, इस फॉर्मेट में मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए सर, वो फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर नहीं दी आपने इंफॉर्मेशन, सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं दी, तो पेनल्टी लगा देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे जीएसटी डिपार्टमेंट। इतना बड़ा सर मैटर है, पेनल्टी का अमाउंट बड़ा नहीं है, पर अगर सोचिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर जीएसटी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा दे, कितना बड़ा शर्म वाली बात हो जाएगी सर। इसलिए सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और बोल दिया क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पर अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी पर वो डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन थी तो वापस से वो इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न करी जाएगी और बोलेंगे कि ढंग से प्रोवाइड करो, अगले 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन रेक्टिफाई करके वापस से सबमिट करनी पड़ेगी। पर अगर आपने 30 डेज में इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं किया रेक्टिफाई करके, तो मानेंगे आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट किया ही नहीं था। और बोल दिया क्या अगर आपने इन्फॉर्मेशन या तो सबमिट ही नहीं किया या डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन सबमिट किया जिसको रेक्टिफाई आपने अगले 30 दिन में नहीं किया, तो सर अब ऐसे केस में फाइनली आपको एक 90 दिन का नोटिस दिया जाएगा और मैक्सिमम 90 दिन का टाइम डिपार्टमेंट आपको देगा वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करने का। ये फाइनल नोटिस है, अगर उस 90 डेज में भी आपने इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करी तो 91st डे से लग जाएंगे क्या पेनल्टी, कितना ₹100 पर डे अंडर सीजीएसटी एक्ट और ₹5,000 whichever is lower is the fee is the penalty अमाउंट ऑन दैट डिपार्टमेंट या जो पर्सन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा उस पर। बेटा अमाउंट ऑफ पेनल्टी से बड़ा अमाउंट नहीं सर, पर एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट लग जाएगा उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पे। बड़ा अच्छा सेक्शन है सर ये। और उसके बाद सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने, पता है नॉलेज के बता रहा हूं, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूरा टीडीएस का डेटा मांग लिया। अब टीडीएस का जैसे डेटा आया उन्होंने एक्सेल शीट दी, एक्सेल शीट से रिवर्स कैलकुलेशन करा और सर जिनका भी टर्नओवर सर्विस टैक्स में पहले 10 लाख की लिमिट हुआ करती थी रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनका भी टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जा रहा था सबको सिस्टम बेस्ड नोटिस इश्यू कर दिए सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के नाम से। पूरे इंडिया में धमाल मच गई थी। अच्छा थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, तो एसएससी क्या सोचने लगा, इसका मतलब मेरी किसने शिकायत करी है, ये मेरा पड़ोसी कल ही मेरी झगड़ा हुआ इससे, इसने मेरी कंप्लेन करी होगी, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। जबकि ऐसा नहीं हुआ था, वो टीडीएस का डेटा था जिसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट ने सारे एसएससी को नोटिस इश्यू किया था। बेटा आइए सर सेक्शन नंबर 146 कॉमन पोर्टल। सर पूरे जीएसटी में हर जगह कॉमन पोर्टल वर्ड यूज आ रहा है। ये सेक्शन में 146 है जिसने कॉमन पोर्टल कौन सा होगा वो डिफाइन किया, नोटिफिकेशन इशू किया यूजिंग दिस सेक्शन, और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके बोला कि पूरे एक्ट के लिए जो कॉमन पोर्टल है वो क्या होगा, www.gst.gov.in is the common portal for the purpose of all the purposes of this act and EV bill के पर्पस के लिए EV bill gst.gov.in will be the common portal। सर आइए 149 सेक्शन नंबर जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग, ऑल्दो ये सेक्शन अब तक एप्लीकेबल नहीं हुआ पर बड़ा सुंदर सेक्शन है इसलिए मैंने यहां दे रखा है कि सर गवर्नमेंट को पावर है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन का जो जीएसटी का कंप्लायंस होगा उसके बेस पे उसको एक कुछ पैरामीटर के बेस पे एक रेटिंग दी जाएगी, और गवर्नमेंट को पावर है कि वो जो रेटिंग दी गई है उसको, उस रेटिंग को पब्लिक डोमेन में
पब्लिश कर दे, सो दैट कोई भी पर्सन उससे डील करे तो एक बार पहले उस पब्लिक डोमेन में उसकी जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग देख ले। अगर वो डिफॉल्टर हुआ तो उसे परचेज ना करे, क्योंकि अगर आप जीएसटी 1 फाइल नहीं कर रहे हो, जीएसटी 3 भी फाइल नहीं कर रहे हो, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलता है। अब आपने किसी शोरूम से एसी परचेज कर लिया और उसका क्रेडिट आपकी 2B में नहीं आएगा, तो आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे ना यार। अगर कंप्लायंस रेटिंग आपने पहले देख ली होती अगर उसकी, और पता था डिफॉल्टर, तो आप उसे परचेज ही नहीं करते। पर एट प्रेजेंट ऐसी कोई जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग अब तक गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं करी, पर पावर दे रखा है ये। आइए लास्ट सेक्शन, बर्डन टू प्रूफ, सेक्शन नंबर 155। अगर सर ध्यान ना, ये पहले जजमेंट आया हुआ था सेंट्रल एक्साइज एक्ट के केस में, और उस जजमेंट को ही आगे कंटिन्यू करने के लिए एक्ट में सेक्शन बना दिया कि अगर रेसिपिएंट ने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है तो बर्डन टू प्रूव कि वो उसके लिए एलिजिबल आईटीसी है, ये उस असेसी पर है जिसने क्रेडिट ली है। हाँ है ना, आप असेसी तो डिपार्टमेंट बोलेगा तुम प्रूव करो कि मेरे को आईटीसी क्यों नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई तू प्रूव कर कि तेरे को क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए। सो वेयर एनी पर्सन क्लेम्स दैट ही इज एलिजिबल फॉर आईटीसी अंडर दिस एक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग सच क्लेम शैल लाई ऑन सच असेसी सच पर्सन। क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ कर हर मैदान फतेह। माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा अगर आपने अपनी मेहनत कर दी तो। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरी एनर्जी से पढ़े, एंड द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। और ये वक्त आपके लिए, आपका फ्यूचर क्रिएट करने के लिए है। लगा दो अपनी पूरी ताकत। वी आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, एंड सर माहौल बनेगा शानदार वाला, एंड सर आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है। बस मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो। योर पेरेंट्स आर प्रेइंग डे नाइट फॉर योर सक्सेस। ऑल द बेस्ट गाइस, मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से आपके होंगे, एंड आई होप दीज रिवीजन लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू अलॉट, एंड सर इनको आप यूज करिए फॉर योर इफेक्टिव रिवीजन। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल बनाते रहिए मस्त होके, एंड सर दुआओं में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।